हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्र ऑटो टेक। एंड ये हमारा 7 नंबर पार्ट है टोटल व्हीकल में। और आज हम बात करेंगे सफारी स्ट्रोम का 4x4। एंड सफारी स्ट्रोम का पहला पार्ट है। एंड इसके बाद हम दो पार्ट और अपलोड करूंगा मैं। एंड ये फर्स्ट पार्ट में हम इंजन कंस्ट्रक्शन और इसका सेंसर एक्चुएटर के बारे में बात करेंगे और इंजन कंस्ट्रक्शन को डीप में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो डीप में थोड़ा आपको नोट पेन वगैरह रख के ले बैठेंगे तो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि हर चीज़ें मैं वर्बली बताऊंगा। अगर आपको डाउट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मास्टर क्लास होने वाली, स्पेशली आज हम इंजन के ही बारे में बात करेंगे। एंड अगर और भी जो हैं फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को। एंड मैंने एक वीडियो सीरीज सभी चैप्टर में मैंने डाला हुआ है, फिजिक्स भी डाला हुआ है। एंड सभी गाड़ियों का ऑटोमेक का मैंने एक सिलेबस वाइज डाला हुआ है, सबको देख सकते हैं आप जाके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हम बात करते हैं इंजन कंपार्टमेंट की। सबसे पहले हम बोनट हटाया हमने और इंजन कंपार्टमेंट क्या कहता है। सो ये वेरिकोर इंजन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिकोर की बैचिंग है। ये इंजन ऑयल फिल करने के लिए दे रखा है। ये रिजर्वायर है, कूलेंट के लिए रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें क्या है, रेडिएटर हॉरिजॉन्टल टाइप का ही देख पा रहे होंगे आप। और ये कूलेंट फिलिंग के लिए रेडिएटर कैप है। सो रेडिएटर कैप से आप देखना है, ये एक पाइप यहाँ गया हुआ है, यहाँ गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। इसका जो रेडिएटर है और इसके अंदर इंटरकूलर है, दोनों हॉरिजॉन्टल फिटेड है, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पे एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर बॉक्स है। एयर फिल्टर के ऊपर ये मास एयर फ्लो सेंसर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। एंड ये हो गया ईबीडीए, इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी के अंदर ईसीयू इनबिल्ड है इसका। एंड ये हो गया आपका एक रिजर्वायर है जो कि क्लच के लिए और मास्टर सिलेंडर में दोनों के लिए फ्लूइड सप्लाई करता है, सेम रिजर्वायर। ओके, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई सेम रिजर्वायर है क्या, तो सेम ही एक रिजर्वायर से जाता है। आजकल की एसयूवी में मोस्ट ऑफ द केस में एक ही रिजर्वायर लगाया हुआ है, क्योंकि डॉट फॉर ऑयल इसमें जो फ्लूइड यूज हो रहा है, तो सेम फ्लूइड यूज होता है मास्टर सिलेंडर, ब्रेक के लिए और क्लच के लिए, ठीक है। और ये हो गया पावर स्टेयरिंग रिजर्वायर जिसमें स्टेयरिंग ऑयल डलता है। ये हो गया फ्यूल के लिए पंप है, ये हैंड प्राइमर एक टाइप का प्राइमिंग पंप है। इसको हम दबाते हैं, स्पंज टाइप का होता है, तो इसको दबाने से प्रेशराइज होता है फ्यूल सिस्टम, ठीक है, ब्लीडिंग करने के लिए। और ये विंडशील्ड ग्लास के लिए टैंक है, वाटर टैंक रिजर्वायर है, ठीक है। ये इसका रिले बॉक्स है। और ये ईसीएम है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसका मेन ईसीयू होता है वो लगा हुआ है। देखिए इसका लोकेशन बैटरी और फ्यूज बॉक्स के बिल्कुल सेंटर सेंटर में है, ठीक है, इंजन कंपार्टमेंट के अंदर राइट हैंड साइड में। और ये इंजन का जो व्हीकल का जो नंबर है, यहाँ पे 66 नंबर का बेचिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस इंजन में। तो ये इंजन का ओवरव्यू है कुछ ऐसे, जैसे वेरिकोर इंजन का बैचिंग दिया हुआ है ऊपर। और ये ऑयल मिस्टर सेपरेटर है, टाइमिंग कवर है, ये दो बेल्ट हैं जो फैन बेल्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इंजन कुछ ऐसे हमें दिखाई देता है। अब हम इस कवर को अगर हटा के देखें तो इंजन कुछ ऐसे नजर आएगा। तो आप देखिए वायरिंग हार्नेस है, इसमें 8 वायर रहते हैं, तो 4 इंजेक्टर के लिए और 4 ग्लो प्लग्स के लिए होते हैं, ठीक है। और ये ऑयल मिस्टर सेपरेटर लगा हुआ है, ये इंजन ऑयल फिल करने के लिए है। ये यहाँ से जो बेल्ट है देखे जा सकते हैं, यहाँ पे बेल्ट लगे हुए हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ईजीआर है इसका विद कूलर। देखिए इस ईजीआर कूलर में कूलेंट का फ्लो होता है एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करने के लिए। और ये ईजीआर है। अब ईजीआर आपको दो टाइप के दिखेंगे इसमें, जो 20 मॉडल के ऊपर उनमें इस टाइप का ईजीआर दिखेगा। और जो शुरू में आई थी 18 में, 18 मॉडल में ईजीआर कुछ अलग टाइप का दिखेगा, जिसमें वो जो एक्चुएटर है कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा सा एक्चुएटर दिखता है जिसमें 5-6 कपलर है, ठीक है। इसमें फॉल्ट भी ज्यादा आते थे क्योंकि एक मोटर टाइप से ऑपरेट होता था। लेकिन लेटेस्ट मॉडल में क्या है, इसको मॉडिफाइड कर दिया गया उसके फॉल्ट को देखते हुए। ये ऐसे दिखेगा आपको छोटा वाला, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन मैंने ये ओवरहाल हो रहा इंजन है। सो ये देखिए आप, सिलेंडर ब्लॉक है इंजन का, सबसे बैकबोन हो गया, सबसे मेन चीज हो गई सिलेंडर ब्लॉक। और इसमें अभी देखिए वाइट वाइट ये 4 सेफ्टी प्लग लगे हुए हैं, 4 इधर लगे हुए हैं, 4 उस साइड में लगे हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द व्हीकल में आपने देखा होगा यहाँ पे सेफ्टी प्लग लगे होते हैं, ठीक है। हैवी व्हीकल में, लाइट व्हीकल में इन्हें बोला जाता है सेफ्टी प्लग, कोर प्लग या इंजन वॉल भी बोला जाता है। सेफ्टी वॉल, सेफ्टी प्लग या कोर प्लग भी बोला जाता है। ये बात माइंड में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है कि जब इंजन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, टेम्परेचर फटने के बराबर हो जाएगा, तो ये प्लग्स बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से प्रेशर आउट हो जाएगा, ठीक है। इन प्लग्स को हम वापस खरीद के लगा सकते हैं।
ये इजी टू परचेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए सेफ्टी प्लग बोला जाता है कि इंजन हमारा ब्लॉक ना फटे और ये निकल जाए, इसलिए इनको सेफ्टी प्लग बोला जाता है। चार लगे, अगर आपको पूछा जाए कितने लगे हुए तो चार इधर 8 लगे हुए थे। हर ब्लॉक में अगर 6 सिलेंडर इंजन होता है तो एक इधर, हर इंजन के एक साइड इधर लेफ्ट में, एक राइट हैंड साइड में दो दो प्लग लगे होते हैं, ठीक है, सेफ्टी प्लग बोला जाता है। और ये हो गया वाटर पंप, इधर लगा हुआ है। वाटर पंप का ध्यान रखिएगा, इस व्हीकल में वाटर पंप किससे ड्राइव लेता है, टाइमिंग बेल्ट से ड्राइव लेता है। और ये हो गया हाई प्रेशर पंप, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप में दो कपलर हैं, एक हो गया जो इसमें ऑयल जो फ्यूल का टेम्परेचर सेंसर के लिए होता है, एक हो गया आईएमवी को ऑपरेट करने के लिए, दो कपलर होता है, ठीक है। अगर फिजिकली आप इसको देखेंगे तो एक ग्रीन कपलर होता है कि ब्राउन होता है। ग्रीन वाला फ्यूल सेंसर के लिए होता है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, और ये वाला होता है आईएमवी को ऑपरेट करने के लिए। आईएमवी बोले तो इनलेट मीटरिंग वाल्व, जो कि फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर करता है, एक टाइप का एक्चुएटर है। एक ही हो गया वेंचुरी से, वेंचुरी बोला जाता है, इसमें 3 कनेक्शन होते हैं। ये एक्चुअली रिटर्न लाइन है, जो फ्यूल आ रहा है उसको एनआरडी वाल्व की तरह काम करता है, और इंजेक्टर और पंप के वाले फ्यूल को सीधा टैंक में ड्रॉप करता है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऑयल प्रेशर सेंसर या ऑयल प्रेशर स्विच है, ये ऑयल के प्रेशर को स्विच करता है। मेन ऑयल ट्रोचेट टाइप का ऑयल पंप है इस गाड़ी में फिटेड, जो क्रैंकशाफ्ट से फ्रंट एंड से ड्राइव लेता है। ट्रोचेट टाइप का ऑयल पंप सबसे पहले ऑयल को यहाँ पे भेजता है और इस स्विच को ऑपरेट करता है, और इसके बाद ऑयल जाता है ऑयल कूलर में, देन फिर ऑयल फिल्टर में जाने के बाद सर्कुलेट होता है सिस्टम में, ठीक है। और ये 4 पिस्टन जैसे देख रहे हैं, इनलाइन इंजन है, 4 सिलेंडर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे की, तो ये लिखा हुआ है, इसका एक स्पेशल फीचर है इस गाड़ी का, सेफ्टी प्लग, सेफ्टी वॉल या फ्रीज प्लग भी बोला जाता है, देखा जैसे 4 लगे हुए हैं, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया आपको। एंड सिलेंडर ब्लॉक विद एडिशनल रिप्स फॉर इम्प्रूव एनवीएच, ये रिप्स एक्स्ट्रा लगी हुई है, जितनी इस गाड़ी में आप देख रहे हो ये रिप्स बोला जाता है इनको, जो लगी हुई है ना, ये क्या करती है, ये एनवीएच को इम्प्रूव करती है, यानी नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस बोला जाता है। एनवीएच का एप्लीकेशन पे आ सकता है, एनवीएच क्या आ सकता है, नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस, यानी गाड़ी की आवाज को ये कम करता है, ठीक है। और साउंड को इम्प्रूव करते हैं, क्या कि ब्लॉक में जो आवाजें आती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एडिशनल रिप्स दी हुई है। और सेफ्टी प्लग का मैंने आपको बता ही दिया। अब इंजन के रियर एंड की बात करें तो ये सिंगल मास फ्लाईव्हील लगा हुआ है, जिसका वेट लगभग 19 केजी होता है। एंड ये बहुत बड़ा फ्लाईव्हील इस गाड़ी में दिया हुआ है, सिंगल मास है। अभी सिंगल मास क्यों बोला, हमने आज तक यही सुना है भाई फ्लाईव्हील है, लेकिन इस बार बोला है सिंगल मास, क्योंकि जो लेटेस्ट एक्सयूवी आ रही लाइक एलएसवी और स्कॉर्पियो वगैरह, सभी गाड़ियों में आजकल डबल मास फ्लाईव्हील आ रहा है। डबल मास फ्लाईव्हील क्या है, वो एक्चुअली क्या होता है, इससे थोड़ा आधा ही रहेगा, छोटा ही रहेगा, लेकिन उसे उसमें 2 फ्लाईव्हील रहते हैं। यहाँ पे एक फ्लाईव्हील रहता है और बीच में एक स्प्रिंग के थ्रू दूसरा फ्लाईव्हील जुड़ा होता है, ठीक है। तो डबल मास फ्लाईव्हील एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसमें जानकारी लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगली गाड़ी स्कॉर्पियो में डबल मास फ्लाईव्हील को डीप में पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल मास फ्लाईव्हील है। और फ्लाईव्हील एक्चुअली एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ऑटोमेक का, बेसिक ऑटोमोबाइल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बड़ा फ्लाईव्हील किस में लगता है, ये आप काफी आपको माइंड में आएगा ये चीजें। बड़ा फ्लाईव्हील का मतलब, फ्लाईव्हील का बड़े से मतलब उसका वेट ज्यादा और भारी फ्लाईव्हील किस में लगाया जाता है, तो हमेशा डीजल इंजन में लगाया जाता है। रीजन क्या है, आप कमेंट करिए, ठीक है। आप थोड़ा पता चलेगा इस, ये सारी चीजें हैं जो हम लोग के लिए बेसिक होना चाहिए। ये इसका सिलेंडर हेड है, जैसे कि इंजन में बोला जाता है कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, यानी एक कैमशाफ्ट ये और एक कैमशाफ्ट ये, ठीक है। अब इस इंजन में आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, अगर आपने टाइमिंग वगैरह बांधा होगा इंजन में, तो आप देखेंगे कि इंजन में फ्रंट में एक ही पुली दिखाई देती है। टाइमिंग देखिए, यहाँ पे एक ही पुली दिखाई दे रही है, जिप्सी की तरह बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, आप टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे एक ही गियर दिखाया हुआ है, टाइमिंग गियर एक ही दिखाया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है ऐसा है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, जो इनलेट, ये जो कोई भी गाड़ी हो, आपने एक चीज माइंड में रखना है, जितनी हम गाड़ियां अभी डिस्कस करने वाले हैं, सफारी हुआ, एलएसवी हुआ, स्कॉर्पियो हुआ, जितनी भी एसयूवी हैं, सब में जो इंजन का ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ही हाई प्रेशर पंप है मोस्ट ऑफ द केस में। और इस साइड में इनटेक मैनिफोल्ड लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, इस साइड में जिधर मैं देख रहा हूँ। तो इनटेक मैनिफोल्ड इधर है, तो इधर पूरे इनलेट वॉल होंगे, तो इधर इनलेट कैमसॉफ्ट हो गया, ठीक है। एंड जो राइट हैंड साइड है, जिधर टर्बो चार्जर लगता है, तो सभी गाड़ियों में इधर ही टर्बो चार्जर लगेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट ड्राइव लेगा। तो ये एग्जॉस्ट कैमसॉफ्ट है, ये एग्जॉस्ट वाल्व को ड्राइव देगा। और सबसे कॉमन थिंग ये है कि इन सभी गाड़ियों में कैम फेस सेंसर होता है, तो क्या तो कैमशाफ्ट के ऊपर लगाया होता है। स्कॉर्पियो और एलएसयू में यहाँ पे रहेगा रियर एंड में, कैमशाफ्ट के रियर एंड में, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के रियर एंड में।
और ये जो सफारी है इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक जगह दी गई है, ये सेंसर की जगह है, ठीक है। ये कहाँ पे लगा हुआ है? सिलेंडर हेड में, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के ऊपर। ये कैमशाफ्ट की पोजीशन को देखता है। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट के रियर एंड में ही वैक्यूम पंप फिट होता है सभी गाड़ियों में। ये काफी लॉजिक की बातें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये सफारी है, सफारी का जैसे हम पीछे इंजन रियर व्यू देख रहे हैं, तो ये एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है, यहाँ पे टर्बो चार्जर है राइट हैंड साइड में। तो अब इधर से अगर हम देखें तो ये टर्बो चार्जर है, इसके इधर ही एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है। एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट से ड्राइव ले रहा है कौन? वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का काम क्या है? जैसा भी डीजल गाड़ी जितनी है उनमें अगर हमें सबसे पहले वैक्यूम चाहिए ब्रेक बूस्टर, पावर ब्रेक के लिए ब्रेक बूस्टर को ऑपरेट करने के लिए जो वैक्यूम बूस्टर होता है। एंड सफारी में इसका कोई रोल नहीं है, इसके अलावा एक ही काम है। लेकिन एलएसपी और स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें, बाकी सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट केस में इसके अलावा वैक्यूम एक टैंक में जाके रिजर्व हो जाता है, और उस नेगेटिव प्रेशर से हम एक्चुएटर को ऑपरेट कराते हैं, ईजीआर और टर्बो एक्चुएटर को। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सफारी के क्या है, ये टर्बो एक्चुएटर दे रखा है। टर्बो एक्चुएटर में कोई वैक्यूम नहीं चाहिए, डायरेक्ट करंट आएगा ईसीएम से और ये इंगेज डिसंगेज होगा। सेम वैसे ही सफारी का जो ईजीआर है, ये देखिए ईजीआर में भी क्या होगा, डायरेक्ट करंट की सप्लाई आएगी और ये इंगेज डिसंगेज होगा। इसमें कोई वैक्यूम का रोल नहीं है। इसमें वैक्यूम पंप से जो वैक्यूम बन रही है वो वैक्यूम का काम सिर्फ ब्रेक बूस्टर के लिए है, जो वैक्यूम बूस्टर होता है जो पावर ब्रेक के लिए यूज होता है। लेकिन एलएसयू और स्कॉर्पियो में क्या होगा, उस वैक्यूम का काम मॉड्यूलेटर जैसे सोलेनॉइड वायल होते हैं, न्यूमेटिक सोलेनाइड होते हैं, जो क्या है ईसीएम डायरेक्ट इसमें करंट दे रहा है किसको? ईजीआर। जैसे ईजीआर कूलर लगा हुआ है, ईजीआर के साथ लगा हुआ है ईजीआर एक्चुएटर, इसको डायरेक्ट सप्लाई दिया और ईजीआर एक्टिवेट हो गया। लेकिन बाकी गाड़ियों में क्या है, यहाँ पे ये एक सप्लाई एक सोलेनाइड वैक्यूम के रास्ते को खेलता है और वैक्यूम से टर्बो चार्जर और इसका ईजीआर ऑपरेट होता है। उसमें क्या है, टर्बो चार्जर में कुछ ऐसे एक दिया होता है, एक्चुएटर दिया होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे ये ये यहाँ पे वैक्यूम एक्ट करता है टर्बो चार्जर में बाकी गाड़ियों में, ठीक है। तो वे वैसे ऑपरेट होता है। लेकिन सफारी में क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक को ऑपरेट दे रहा है। यहाँ पे करंट आएगा और सप्लाई किसको मिलेगा? जो अपना वीजीटी टर्बो चार्जर और ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। आई एम श्योर आपको ये चीजें थोड़ी लग रही होंगी काम की। तो अभी हम आगे बात करते हैं। ये आ गया सिलेंडर हेड जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनलेट के ऊपर यहाँ पे पुली लगी हुई है और इनलेट से ही टाइमिंग बेल्ट इसी को ड्राइव देगा, ठीक है। और इनलेट कैमशाफ्ट के साथ एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट रियर एंड से ड्राइव इंगेज है दोनों, देखिए यहाँ से दोनों जुड़े हुए हैं। और अगर हम देखें पास से जाके तो यहाँ पे पंच मार्क होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एग्जॉस्ट, ये हो गया एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट गियर और इनलेट कैमशाफ्ट गियर। इनलेट कैमशाफ्ट गियर सीधा ड्राइव ले रहा है बेल्ट से, टाइमिंग बेल्ट के थ्रू, और इसको ड्राइव देगा। और इन दोनों का टाइमिंग है, दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल पंच मार्क होते हैं, उसी से इनको मिलाना होता है। अगर हमें कैमशाफ्ट बाहर निकाले हैं तो ऐसा रैंडम नहीं रखना है, इनको पंच मार्क मिला के रखना है। दोनों के ऊपर पंच मार्क होते हैं, क्योंकि ड्राइव तो सिर्फ इसको आएगी ना, इनलेट कैमशाफ्ट को। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि टाइमिंग जो है किसको ड्राइव देता है, इनलेट कैमशाफ्ट को, एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट को। तो इनलेट कैमशाफ्ट को मैं टाइमिंग, ये जो ड्राइव आती है यहाँ आती है, ठीक है। बेल्ट के थ्रू जो ड्राइव आ रही है वो यहाँ पे आती है, और यही ड्राइव जाती है एग्जॉस्ट को ड्राइव देती है, ठीक है। तो इनलेट एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखिए जो इनके नीचे लगे हुए हाइड्रोलिक्स एचएलए लगे होते हैं, हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर जिसे बोलते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये इसका हो गया डबल मास फ्लाईव्हील, जैसे हमें दिखाई दिया आपको। तो ठीक है, अब इंजन का फ्रंट की बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप देखिए, अगर ये राइट हैंड साइड की अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो इसमें दो बेल्ट लगे हुए हैं, फैन बेल्ट दो हैं। एक तो सेम सभी गाड़ियों में लगभग दो ही है। स्कॉर्पियो का आप देखिए, मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियो, सफारी, एलएसवी, जितनी भी ये गाड़ियां हैं, जितनी भी सीआईडी इंजन पे बेस्ड गाड़ियां हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, अगर आपने यहाँ पे इस गाड़ी को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आई एम श्योर बाकी गाड़ियां स्कॉर्पियो वगैरह आपकी 70% कवर हो गई, क्योंकि इंजन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लोकेशन डिफरेंट है। बाकी सारे आइटम सेम है, सबका फंक्शन सेम है। ओके, सो इन चीजों को ध्यान में रखें आप। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऑयल मिस्ट सेपरेटर, इसे बोला जाता है ऑयल मिस्ट सेपरेटर। इसमें 3 कनेक्शन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके कनेक्शन कितने होते हैं? 3। इसमें क्या होता है, एक तो सबसे पहले ऑयल, अंदर से जो ऑयल गर्म होता है क्रैंक शॉफ्ट, इसमें जो टॉप में जो पूरी गैसें बनती है, उनका जो ऑयल है वो ऑयल यहाँ पे ब्रीदर बनेगा, ऑयल का जो वेपर बनेगा वो वेपर यहाँ पे इन होता है। उसके बाद यहाँ पे इन होने के बाद यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, वो कूल डाउन होकर लिक्विड फॉर्म में वापस ऑयल बन जाता है कुछ परसेंट। तो
तो जो लिक्विड बन गया वो वापस पंप में जाके ड्रॉप हो जाता है। दो कनेक्शन हो गए। तीसरा कनेक्शन, जो बाकी वेपर बच गया ना, वो सीधा इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है। कहाँ से? यहाँ से एयर फिल्टर के थ्रू इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है। ठीक है, तो इसके तीन कनेक्शन होते हैं। ऑयल मिस्ट सेपरेटर, ये क्या है, टाइप का पॉल्यूशन भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस ही है ये। क्योंकि ऑयल अगर इसको नहीं लगाया तो क्या होगा, ऑयल वहाँ ठंडा होकर पानी बन के नीचे गिर जाएगा, जिससे क्या होगा कि सबसे ये जो सम का गैस्केट है वो फट जाएगा और ऑयल की ग्रेड खराब हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया इंजन पुली। पुली में क्या है, दो बेल्ट लगे हुए हैं। एक बेल्ट देता है जो स्टेयरिंग पंप है उसको, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग बेल्ट, क्योंकि स्ट्रेच करके दे रहा है। इसमें कोई भी टेंशनर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड में इसके नीचे लगा हुआ है, ये क्या है, स्टेयरिंग पंप को ड्राइव दे रहा है। जैसे इसमें दिखा देता हूँ आपको, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए, इसमें आता है भाई कि स्ट्रेचिंग बेल्ट। ये पुली के ऊपर दो बेल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, एक बाहर से जो लगा है आउटसाइड, सबसे पहले कौन सा लगेगा, अंदर वाला लगेगा। इसे बोलते हैं, ये बेल्ट में क्या देखिए, यहाँ पे ये माउंटिंग दिखाई दे रहा है, ये एडजस्टिंग है। इससे क्या है, जैसे हम इस नट को लूज करेंगे तो ये पुली ऊपर आ जाएगी। ये क्या है, टेंशनर है। तो ये टेंशनर दिया हुआ है, किसको ड्राइव देता है, अंदर वाला बेल्ट पुली से लेके टेंशनर के थ्रू ऑल्टरनेटर और एसी जो कंप्रेशर है उसको ड्राइव देगा। ठीक है, और इसको इसी से इसकी टेंशन को एडजस्ट करते हैं, और पहले इस बेल्ट को फिट कर देंगे अंदर वाले को। उसके बाद ये बाहर वाला बेल्ट देख पा रहे हैं आप, जो कि स्टीयरिंग पंप को ड्राइव दे रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रेचिंग बेल्ट। अब स्ट्रेचिंग बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई टेंशनर नहीं दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे ही रबड़ की तरह लगाना है, इसलिए इसको स्ट्रेचिंग बेल्ट बोला जाता है। ये भी इस गाड़ी का एक स्पेशल फीचर्स है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, ये बताई दिया मैंने, ईजीआर कूलर है। इसमें कूलेंट का इन और आउट होता है। जो एग्जॉस्ट गैस जो गर्म हुई है उनको पहले ठंडा करेगा, उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड में ये सर्कुलेट करता है। ठीक है, ठंडा होने के बाद, और ये इसमें डायरेक्ट सप्लाई आती है, इसको बोलते हैं ईजीआर एक्चुएटर। और ये हो गया कॉमन रेल, ये हो गया रेल प्रेशर सेंसर। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया, इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको येलो वाला हाई प्रेशर पंप। तो ये इस साइड का हो गया। और अब ये लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड की सॉरी, तो ये टर्बो चार्जर का जो गया टर्बो एक्चुएटर, यहाँ पे इसमें डायरेक्ट टीसीएम से सप्लाई आती है, टर्बो को इंगेज डिसंगेज कराता है। ये सेल्फ स्टार्टर मोटर हो गया। ये अब देखिए, फ्लाई व्हील के ऊपर आपको दो टाइप के रिंग दिख रही होंगी, यहाँ पे देखिए ये। तो इसमें क्या होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर दो रिंग है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये। तो ये जो बड़ी रिंग है ना, ये बड़ी रिंग एक्चुअली क्या होता है, क्रैंक पोजीशन सेंसर लगा हुआ है फ्लाईव्हील हाउसिंग के ऊपर। क्रैंक पोजीशन सेंसर के लिए बड़े वाले टीथ लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक टीथ गायब है। ठीक है, इस टीथ को ये डिटेक्ट करता है, तब ये पता चलता है कि इंजन की स्पीड अभी कितनी है। और जो बारीक वाले टीथ देखे हुए हैं, ये इंजन को सेल्फ स्टार्टर करने के लिए रिंग है ये, जो सेल्फ स्टार्टर इस मोटर से स्टार्ट होने के लिए है। ठीक है, और पीछे जो मैंने बताया, ये लगा हुआ है एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट से ड्राइव ले रहा है कौन, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का सफारी में एक ही काम है, सिर्फ वैक्यूम बूस्टर के लिए, पावर ब्रेक के लिए। लेकिन अगर स्कॉर्पियो एलएसवी में जाएंगे तो ये तीन काम करेगा। वैक्यूम किस किस को देगा, मॉड्यूलेटर को ऑपरेट कराएगा, ईजीआर और टर्बो चार्जर के लिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टर्बो चार्जर और ईजीआर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ऑपरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये ईजीआर इससे ऑपरेट हो गया और टर्बो चार्जर भी डायरेक्ट ऑपरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ऑयल फिल्टर है, और ये ऑयल कूलर लगा हुआ। ऑयल कूलर में दो कनेक्शन होते हैं, इन आउट कूलेंट का, ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलेंट का इन है, कूलेंट का आउट है। इसके जस्ट ऊपर लगा होता है ऑयल प्रेशर स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही, जितना यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर फ्रंट से हम मोटा मोटा देखें तो देखिए, यहाँ पे ये इनटेक सिस्टम की बात करें तो एयर फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर से ये मास एयर फ्लो सेंसर हो गया, और ये टर्बो चार्जर में एयर जाएगी। और ये हो गया इसका एग्जॉस्ट के लिए कैटलिस्ट हो गया, है टाइमिंग कवर हो गया। ठीक है, और ये दोनों बेल्ट हो गए इसके। आपको हर चीज बारीक बारीक से देखना है कि कौन सी चीज कहाँ फिट है, किससे ड्राइव ले रही है। मेन मोटो ये होना चाहिए, क्योंकि एक मास्टर क्लास है, इसके बाद कुछ बचना चाहिए इस गाड़ी में। और ये उसके हो गया टाइमिंग। ठीक है, तो देखिए ऑयल मिस्ट सेपरेटर दिखा हुआ है, ये वाटर पंप है, और इसका टाइमिंग बेल्ट है। अब टाइमिंग बेल्ट के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को लिए माइंड में रखना है कि टाइमिंग बेल्ट क्या है। 80,000 या 1 लाख के ऊपर अगर आपकी गाड़ी चल गई, अभी आपके पास कोई भी सफारी हो, तो मेक श्योर कि आपको उसका टाइमिंग बेल्ट चेंज कर देना है। क्योंकि 80 to 90,000 के बाद ही बेल्ट कभी भी टूट सकता है। और अगर चलती गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट टूट गया ये वाला, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे एचएलए टूट जाएंगे और हेड भी डैमेज हो जाएगा। इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म होना ही है। तो काफी महंगा पड़ेगा। आप लोगों को माइंड में रखना है, कंपनी बोलती है 1 लाख, लेकिन आपको 80,000 के ऊपर ये बेल्ट चेंज कर देना है। ठीक है, जैसा मैं भी अगले थोड़ी देर बाद हम टाइमिंग डिस्कस करेंगे।
तो अगर आप टाइमिंग बेल्ट चेंज करेंगे काफ़ी इजी है इसका, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या, इस टाइमिंग को देखना आपने, ये सबसे ऊपर हो गया, सबसे नीचे पुली के पीछे क्रैंकशाफ्ट गियर है। क्रैंकशाफ्ट गियर ने से ड्राइव लेने के बाद बेल्ट जाएगा वाटर पंप के ऊपर। फिर ये ऑटोमेटिक टेंशनर, ये टेंशनर काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वेरिकोर इंजन में सबसे कोई खास बात आई है, पहले आपको पता होगा कि डाइकोर इंजन यूज होता था सफारी स्कॉर्पियो में, लेकिन उसके बाद स्कॉर्पियो ने अपना, महिंद्रा ने अपना एमॉक इंजन बना लिया एंड सफारी वेरिकोर इंजन यूज कर रही है, ठीक है। तो उसका सबसे मेन मकसद है इस इंजन को यूज करने का, इसका जो एडवांस टाइमिंग सेट जो है, टाइमिंग बेल्ट का जो सेटिंग है पूरा, ये बहुत एडवांस है, इसका नॉइज नहीं है इसमें बिल्कुल, और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक टेंशनर है, बेल्ट टेंशनर। फिर ये कैमशाफ्ट गियर है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, ये इनलेट कैमशाफ्ट को ड्राइव देगा और पीछे से इनलेट कैमशाफ्ट एग्जॉस्ट को देगा, इस तरह दोनों कैमशाफ्ट ड्राइव लेंगे। ये टच आइडलर है जो इसको सिर्फ टाइट रखेगा, ये भी रोटेट होगा। ये हाई प्रेशर पंप गियर है, ठीक है, हाई प्रेशर पंप गियर है। उसके बाद ये भी एक आइडलर रोलर है, और फिर यहाँ से ड्राइव होगा, ठीक है। टाइमिंग हो गया इस गाड़ी का, टाइमिंग वैसे हम डीप में डिस्कस करेंगे। और जैसा है मैंने बताया आपको फ्रंट में। अब बात करते हैं गाड़ी के मेन, हमने काफी डिस्कस कर लिया है थ्योरी, तो अब हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इंजन की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंजन है 2.2 लीटर वेरिकोर इंजन, ठीक है। 2.2 वेरिकोर इंजन है जो कि 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये टॉर्क जनरेट करता है 1500 से 2000 आरपीएम में, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें 1500 से, क्या 1500 से 2500 के बीच में जाता है, तभी ये टॉर्क अप्रोक्स जनरेट करता है। और इंजन के बारे में कुछ चीजें मैं लिखा हूँ, जैसे टर्बो चार्ज, यानी कि टर्बो चार्ज इंजन है, CIDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, वाटर कूल्ड इंजन है, इनलाइन इंजन है, 4 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, 16 वॉल है, क्योंकि एक सिलेंडर में 4 वॉल लगे हुए हैं, 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट, तो 16 वॉल, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, 2 कैमशाफ्ट लगे हुए हैं, और BS4 इंजन है। याद रखना, स्कॉर्पियो S11 और सफारी स्ट्रॉम दोनों BS4 इंजन है, ठीक है। और इसमें सेंट्रलाइज इंजेक्टर है। जैसे आप लोगों को पता होगा डीजल इंजन में पहले लेफ्ट या राइट हैंड साइड में इंजेक्टर लगे हुए रहते थे, लेकिन इस केस में आजकल जितनी भी गाड़ी आ रही है सब में सेंट्रलाइज ही है। इसमें भी सेंट्रलाइज लगे हुए हैं, बिल्कुल इंजन के सेंटर में, सीधा पिस्टन के ऊपर इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, वेरिकोर का एब्रिविएशन क्या होता है? वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये वेरिकोर का मतलब एक्चुअली, इसको जो कंपनी ने इसकी जो VGT टर्बो चार्जर इसमें यूज किया था, उसी के हिसाब से इस इंजन को वेरिकोर इंजन नाम दिया है, ठीक है। वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी, जो कि एक टाइप का टर्बो चार्जर इसमें यूज किया है। बोर स्ट्रोक की बात करें तो 85 mm बोर है, 96 mm लेंथ ऑफ स्ट्रोक है। तो ये क्या हो गया, एक अंडर स्क्वायर इंजन हो गया, क्योंकि बोर कम है इसका, इसलिए अंडर स्क्वायर इंजन है, याद रखिएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, 2179। अब यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे, आप अच्छे से माइंड में प्रिपेयर हो जाना, ये मैंने यहाँ पे 36 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा हूँ इस गाड़ी के बारे में। इन 36 पॉइंट को अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा तो आई एम श्योर आपको इस गाड़ी को, आपने यूँ मानो 50% से ज्यादा आपने काफी इसके बारे में जानकारी रख ली है, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर पे एडिशनल रिप्स ऑन सिलेंडर ब्लॉक फॉर NVH इंप्रूवमेंट। जैसा मैंने अभी जस्ट मैंने हर चीज को पहले कवर किया हूँ। NVH मैंने नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस, यानी आवाज को कम करने के लिए एक्स्ट्रा रिप्स लगाए सिलेंडर ब्लॉक में, और कोर प्लग भी लगाए गए हैं, जैसे मैंने बताया कोर प्लग या सेफ्टी प्लग, वो भी ब्लॉक में लगे हैं, ठीक है। उनके बारे में पूछा जा सकता है। सेकंड है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर, ठीक है। टर्बो चार्जर क्या है? टर्बो एक्चुएटर मैंने अभी दिखाया। टर्बो चार्जर क्या, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, यानी कि टर्बो चार्जर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है ECM से, और टर्बो चार्जर को इंगेज और डिसंगेज करती है, यानी ऑन ऑफ करने का काम करता है। कौन करता है? ECM करता है। कब करता है? अलग अलग पैरामीटर पे। जब गाड़ी हमने स्टार्ट की तो इनिशियली टर्बो चार्जर एक्टिवेट होता है, कोई भी गाड़ी हो, चाहे सफारी हो, स्कॉर्पियो, LSV, A2Z, कोई भी गाड़ी हो। लेकिन जब टर्बो चार्जर एक्स्ट्रा एयर चला जाता है किसमें, इनटेक मैनिफोल्ड में, तो वहां पे लगा होता है बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये कहाँ लगा होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये लगा होता है इनटेक मैनिफोल्ड के, और जो इंटरकूलर है उसके आउटलेट में। तो वहां पे अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो टर्बो चार्जर का कनेक्शन वो सिग्नल देता है बूस्ट प्रेशर सेंसर ECM को कि भाई प्रेशर ज्यादा हो गया, तो कुछ टाइम के लिए टर्बो चार्जर को डायरेक्ट कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो इस तरह टर्बो चार्जर बंद चालू होता रहता है। और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड EGR वॉल्व। अब EGR वॉल्व भी डायरेक्ट सेम बताया, मैंने अभी बताया था कहाँ फिट है, कैसे काम कर रहा है, ये भी ECM से बंद चालू होता है।
ऑन ऑफ होता है, इसकी बहुत कंडीशन होती है, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग आरपीएम पे ऑन और ऑफ होता है ईजीआर। ठीक है, ईजीआर बोले तो इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ईजीआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ईजीआर कूलर इंटीग्रेटेड टू ईजीआर वॉल्व। ईजीआर कूलर क्या है, एक्चुअली ईजीआर के साथ ईजीआर कूलर लगाया गया है, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैस हमने ली है उनको इनटेक मैनिफोल्ड में देने से पहले कूलर से गुजारा जाता है, क्योंकि उन गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो कूलेंट से क्या होता है, कूलर से एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अगर उतनी गर्म गैस को हम इनटेक में कंबशन चेंबर में जाने देंगे तो प्री इग्निशन होने के चांस रहेंगे। 16 वाल्व डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन, ये भी देखा हमने। 16 वॉल हैं, क्योंकि पर सिलेंडर में 4 वॉल है, 4 वॉल के हिसाब से 4x4 16 हो गए। एंड 16 बार मल्टी इंजेक्शन डेल्फी कॉमन रेल सिस्टम। अब जो डेल्फी इंजेक्टर्स है इसमें, एक्चुअली जो इसमें सिस्टम है, मॉड्यूल सिस्टम है, वो डेल्फी इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, डेल्फी का 1600 बार का सीआईडी इंजन है जो 1600 बार का प्रेशर मेंटेन करता है। अब ये 1600 बार लिख गया, मतलब 1600 बार ही नहीं होता है, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है। मोस्ट ऑफ द केस में 1400 1500 बार तक ही हम प्रेशर बार में गाड़ी हाई स्पीड में चलती रहती है। 7 है क्लोज कपल डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, डीओसी, इसका भी एब्रिविएशन याद रखना, क्लोज कपल डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, इतना याद रखिएगा। ये क्या है, ये एक टाइप का कैटलिटिक कन्वर्टर है जो कि एग्जॉस्ट गैस को, पोल्यूशन को कम करता है एग्जॉस्ट गैस में, है ना। अभी आपको वन मोर थिंग बताता हूँ 7 वाले पॉइंट के ऊपर। जो BS6 गाड़ियां आई है, BS5 तो इंडिया में आया नहीं, BS6 में क्या किया गया है कि उन गाड़ियों में एग्जॉस्ट में आपने अगर देखा भी होगा, बड़े बड़े ट्रक या नई गाड़ियों में देखा होगा एसयूवीज में, तो उनमें डीजल टैंक के साथ एक अलग से एक्स्ट्रा टैंक लगा हुआ है, यूरिया टैंक। वो यूरिया टैंक क्या करेगा कि एग्जॉस्ट गैस में यूरिया को छिड़काव करता है। उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल ईसीएम और सेंसर और एक्चुएटर होते हैं। उसमें क्या है, इंजेक्टर लगे होते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर, साइलेंसर के ऊपर एक ईसीएम लगा होता है और सेंसर लगे होते हैं। तो एक ये सिस्टम होता है जिससे बोलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट गैस को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर यूरिया का छिड़काव किया जाता है एग्जॉस्ट गैस में, पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या, हमेशा टाइम टू टाइम हमें यूरिया भरवाना पड़ता है उस टैंक में, लिक्विड यूरिया। तो अब बात करते हैं 8 नंबर की। ये जो 7 नंबर, इसमें क्या है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो सफर हम डिस्कस करेंगे, वो BS4 है, तो उनका हमसे यूरिया वाला कोई काम का नहीं है, बट मैंने बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड 8 नंबर, इनहेंस लाइफ टाइमिंग ड्राइव सिस्टम। टाइमिंग ड्राइव सिस्टम देख लिए, मैंने बताया था कि जो वेरिकोर इंजन है उसमें जो टाइमिंग बेल्ट और जो बेल्ट टेंशनर लगाया गया है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्योंकि उसका साउंड कम है और वो बहुत ज्यादा लाइफ देता है। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख तो कंपनी खुद बोलती है, तो इसलिए इसको बुलाया गया इनहेंस लाइफ टाइमिंग ड्राइव सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेच बेल्ट फॉर पावर स्टेयरिंग पंप। देखो मैं बताया था, पावर स्टेयरिंग पंप के लिए स्ट्रेच टाइमिंग बेल्ट है, मतलब वो स्ट्रेच्ड है, उसको कोई पुलिस है उसको, मतलब जो टेंशनर नहीं है, विदाउट टेंशनर है वो, इसलिए उसको स्ट्रेच बोला जाता है। वो किसको ड्राइव दे रहा है, स्टेयरिंग पंप को। ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टेयरिंग पंप को कौन सा बेल्ट ड्राइव दे रहा है, स्ट्रेच। ये इसके लिए कोई ये इसका जो है टेंशन कैसे एडजस्ट होता है स्टेयरिंग पंप वाले बेल्ट का, तो इसमें कोई जो है टेंशनर नहीं है, ऑटोमेटिक है, स्ट्रेच यानी रबर टाइप का है, एक बार फिट किया वो अपने खुद सेट रहेगा। 26 mm डायमीटर सिंगल मास फ्लाईव्हील एंड क्लच। ठीक है, तो फ्लाईव्हील इसमें सिंगल मास फ्लाईव्हील है, 260 mm डाया का। 11 नंबर की बात करें तो सिलेंडर हेड 4 वाल 4 सिलेंडर फिक्स स्विल। अब ये देखिए 11 नंबर क्या बोला, सिलेंडर हेड 4 वाल, ठीक है 4 वाल है। सिलेंडर फिक्स्ड स्विल, ये फिक्स्ड स्विल क्या होता है, एक्चुअली स्विल का मतलब क्या होता है, जो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर स्विल बने होते हैं फिक्स्ड टाइप के, जो एयर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे एयर क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी जगह। इनटेक मैनिफोल्ड में 4 रास्ते हैं ना, तो उनको स्विल बने हुए उनको स्विल बोला जाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों सिलेंडर के लिए। 12 नंबर है सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग विथ रिब्स एंड सेफ्टी प्लग। सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन का बनाया हुआ है, और कास्टिंग यानी काट के बनाया हुआ है, विथ रिब्स, इसमें रिब्स बनाई गई। जैसे मैंने बताया रिब्स क्यों बनाई गई है, NVH इंप्रूवमेंट के लिए। और सेफ्टी प्लग या कोर प्लग या सेफ्टी वॉल लगाए हुए हैं, अगर इंजन ज्यादा ओवरहीट हो गया तो ये वॉल फट जाते हैं और इंजन ब्लॉक को फटने से बचाते हैं। वॉल को हम दोबारा लगा लेंगे, तो इससे हमारा ब्लॉक का खर्चा बच जाएगा। 13 नंबर है EGR सिस्टम, EGR मॉड्यूल, EGR कूलर विथ EGR वॉल। ठीक है, EGR मॉड्यूल यानी कि EGR का क्या होता है, मॉड्यूल से दिया गया, उसमें ECM से डायरेक्ट पावर आता है और वो EGR को ऑपरेट करता है। टाइमिंग ड्राइव सिस्टम, लाइफ इनहेंस टाइमिंग ड्राइव, ये अगेन आ गया। एग्जॉस्ट सिस्टम, क्लोज कपल कैटलिस्ट कन्वर्टर, नो अंडर बॉडी कैटलिटिक कन्वर्टर। ठीक है,
ECU डेल्फी DCM 3.7, ये एक मॉडल रहता है ECU का, डेल्फी का DCM 3.7 का मॉडल है, जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, ठीक है। और 17 क्या बोल रहा है, एक्सिलरी ड्राइव सिंगल बेल्ट फॉर ऑल्टरनेटर, ठीक है, सिंगल बेल्ट फॉर ऑल्टरनेटर, AC कंप्रेसर ड्राइव, स्ट्रेच बेल्ट फॉर पावर स्टीयरिंग, जैसा डबल आ गया है स्टीयरिंग वाला, तो दो बेल्ट लगे हुए, एक देगा अल्टरनेटर और AC कंप्रेसर को, और एक देगा स्टीयरिंग पंप को सिर्फ। अच्छा, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बोलते हैं इसे HLA, इसको बोलते हैं HLA, हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर, और इस पार्ट को बोला जाता है RFF, रोलर फिंगर फॉलोवर, क्योंकि इसमें क्या है, फिंगर टाइप का और ये रोलर लगा हुआ है, बीच में रोटेट होता है। तो HLA हाइड्रोलिक लेस एडजस्टर इज प्रोवाइडेड, RFF रोलर फिंगर फॉलोवर इज प्रोवाइडेड, ये दोनों एक असेंबली बन के लगाया जाता है टैपेट की जगह, क्योंकि इसमें क्या इसका जो टैपेट एडजस्टमेंट है ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ से इसमें इन्हीं से होता है, ऑयल के प्रेशर से, हाइड्रोलिक से। टू इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग फैन इज फिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग फैन इसमें दो लगे हुए हैं, जैसा आप जैसे हम देखेंगे ना, तो रेडिएटर के पास दो इलेक्ट्रॉनिक फैन लगे हुए हैं, और दोनों एक साथ नहीं चलते, अलग अलग दायरे में चलते हैं। पहले एक स्टार्ट होता है, गाड़ी जैसे गर्म होती है, तो जब गाड़ी फुल गर्म हो जाती है, जब एक्स्ट्रा कूलिंग की जरूरत होती है, तब दूसरा चलता है, ठीक है। तो बहुत बार फिजिकली ग्राउंड में फॉल्ट आता है कि एक ही कूलिंग फैन चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, उसकी रिले भी उड़ जाती है, इसलिए वो चलता नहीं है। तो अगर आप इनिशियली गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर करना एक चलेगा, लेकिन जब फुल इंजन वार्म अप हो जाता है तो दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो दो टाइप के लगे हुए हैं, ये ECU से ऑपरेट होते हैं। ऑयल मिस्ट सेपरेटर इज प्रोवाइडेड, जैसा मैंने बताया, ऑयल मिस्ट सेपरेटर, इसमें 3 कनेक्शन होते हैं। ये ऑयल मिस्ट सेपरेटर के भी काफी काम हो जाते हैं, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, और जो क्रैंक केस में ऑयल की ग्रेड खराब होने से बचाता है, क्योंकि वहीं पे अगर वो गैस नहीं निकली तो वेपर बन के ठंडा होकर पानी बनेगा, तो ऑयल की ग्रेड को खराब कर देगा, और जो सम्प का गैस किट है उसको भी डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसके बहुत डिसएडवांटेज हो सकते हैं, अगर ये ब्लॉक हो गया तो इसको भी टाइम टू टाइम चेक करना है। इसके 3 कनेक्शन होते हैं, मैंने बता दिया। 22 नंबर पे VGT यानी वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर, इसे VNT भी बोला जाता है, VNT वेरिएबल नोजल टर्बाइन, ऐसे भी बोला जाता है, 3-4 टाइप से इसको है, लेकिन हम इसमें इसको VGT बोलेंगे, वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर विद ECU ऑपरेटेड। जैसा मैंने बताया, वेरिएबल जियोमेट्री टर्बो चार्जर इसे बोला जाता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे वैसे टर्बो चार्जर को। तो इसमें क्या है, ये देखिए आप, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल वेंस। ये वेंस खुलती और बंद होती है इस रोड से, जैसे इस रोड को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है ECU जिसको ऑपरेट कराएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ECU का कपलर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे इसमें पावर सप्लाई आता है ECM से, तो ये इसमें एक एक्चुएटर होता है जो इसको रोड को बाहर खींचेगा, और जब इस रोड को बाहर खींचेगा तो इसको लिंकेज को ऑपरेट करेगा, तो ये क्या है, ब्लेड खुलेगी और बंद होगी, ठीक है। अब ये मैं आपको इस टर्बो वाले में बताऊंगा कैसे VGT काम करता है। सो सेल्फ एडजस्टिंग क्लच इज प्रोवाइडेड, SAC इसका फुल एब्रीविएशन होता है, SAC, सेल्फ एडजस्टिंग क्लच इज प्रोवाइडेड, क्योंकि इसके क्लच में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता। इसके क्लच ऐसा सेटिंग हुआ है कि ऑटोमेटिक जैसे क्लच प्लेट घिसती जाती है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होता जाता है, ठीक है। इसमें क्लच प्लेट घिसने पे हमें बाकी गाड़ियों की तरह क्लच को एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें एक मार्किंग भी दिया होता है, अगर वहां तक क्लच ऑटोमेटिक सेट होके पहुंच गया तो उसके बाद हमें क्लच प्लेट चेंज ही करना है। और ECU ऑपरेटेड EGR वॉल्व विथ EGR कूलर, ये बता दिया ECU से ऑपरेट होता है। सिंगल मास फ्लाईव्हील बता दिया, ऑटोमेटिक और सिंगल मास फ्लाईव्हील होता है। ऑटोमेटिक M लॉकर इज प्रोवाइडेड इन रियर एक्सल, भी M लॉकर क्या है, M लॉकर मतलब मोमेंट लॉकर, ठीक है। अब इसके क्या है, इसका जो डिफरेंशियल है रियर वाला, उसमें बाकी गाड़ियों में क्या होता है, डिफरेंशियल लॉक दिया होता है कि हमारा कोई एक व्हील कीचड़ में या कहीं भी फंस गया, स्लिप कर रहा है, तो हम डिफरेंशियल लॉक लगाएं, दोनों व्हील को बराबर पावर मिले और गाड़ी बाहर निकल जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक M लॉकर दिया हुआ है, यानी ऑटोमेटिक मोमेंट लॉकर। इसमें इसमें क्या होता है कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट टाइप की फ्रिक्शन डिस्क उसमें लगाई गई है दोनों साइड, और एक RPM का जो अंतर होता है, यानी कि एक व्हील घूमेगा लेफ्ट साइड तो दूसरा स्टेटिक रहेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, 350 RPM का जो वेरिएशन आ जाता है, यानी एक व्हील और दूसरे व्हील के RPM में अगर 350 RPM ने राउंड पर मिनट का डिफरेंस आ गया तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और दोनों व्हील एक साथ लॉक हो जाते हैं। इसलिए मेक श्योर करना है कि कभी भी सफारी में दोनों चीजों को याद रखना है। एक तो उसके डिफरेंशियल में क्या है, ये M लोकल की क्लच प्लेट टाइप की एस्बेस्टास की फ्रिक्शन डिस्क हैं, तो इसमें जो ऑयल ग्रेड रिकमेंडेड है वही डालना है, वो नहीं डालने से M लोकर की प्लेट्स खराब हो जाएंगी। दूसरी बात ये है
कि कभी भी गाड़ी को जैकअप करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है या एक व्हील को तेज नहीं घुमाना है। अगर एक व्हील को तेज घुमाएंगे, दोनों व्हील हवा में रहेंगे, एक व्हील रहेगा तो दूसरा व्हील ऑटोमेटिक एम लॉकर एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी छोटा मोटा हादसा हो सकता है। ठीक है। 27 नंबर में एक 1 * ऑयल पंप इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफर केस। इसका जो ट्रांसफर केस क्या गियरबॉक्स के साथ ही फिट होता है। गियर ट्रांसफर केस में जी रोटर टाइप का ऑयल पंप होता है, ट्रांसफर केस के अंदर से ऑयल को सर्कुलेट करता है, क्योंकि इसकी ट्रांसफर केस की बनावट कुछ अलग है। ठीक है। तो उसके हिसाब से ट्रांसफर केस में ये लगा होता है। जैसे मैं ट्रांसफर केस दिखाता हूँ आपको, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ ट्रांसफर केस वगैरह। ये इसका ट्रांसफर केस है, कुछ फिजिकली ऐसे दिखता है। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर केस है। अभी ये ट्रांसफर केस में आपने देख पा रहे होंगे, यहाँ से पावर इन होता है। ठीक है, यहाँ से पावर इन होता है, ये गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट से पावर यहाँ पे आएगी, और इसमें प्लैनेटरी गियर लगा हुआ है पहले। ठीक है, और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो जो हमारे पास जितनी भी एसयूवी में ट्रांसफर केस आ रहा है वो वार्नर कंपनी द्वारा बनाया आ रहा है, चाहे स्कॉर्पियो हो, सफारी हो या थार हो, एक्सयूवी हो, जो भी 4x4 एसयूवी हैं, 4x4 सभी एक्सयूवी में लगभग सेम ही ट्रांसफर केस आता है, उनका कंस्ट्रक्शन और कंपनी सेम ही रहती है। ठीक है। अभी क्या है, आप देखेंगे कि ट्रांसफर केस के ऊपर एक तो मोटर लगी होती है, वो मोटर लेफ्ट और राइट रोटेट होने पे ईसीएम के, इसका जो ट्रांसफर केस का क्या ईसीएम होता है। सो हम बात करते हैं पहले इस ट्रांसफर केस का ईसीएम से ऑपरेट होता है। ठीक है, मेन चीजों को कवर करता हूँ, जरा हम इन पॉइंट्स को कवर कर लें। तो प्लैनेटरी गियर बॉक्स, ये देखिए प्लैनेटरी गियर प्रोवाइडेड फॉर 4x4 लो। 28 नंबर पे लिखा हुआ है 4x4 लो के लिए प्लैनेटरी गियर सेट लगा हुआ है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच इज प्रोवाइडेड फॉर 4x4 हाई। ठीक है, हाई के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच प्रोवाइडेड है, एंड लो के लिए प्लैनेटरी गियर लगा हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी नॉर्मल 4x2 हाई में चलती हमेशा। ओके, और हाई में चलने के बाद प्लैनेटरी गियर सेट से लगता है 4x4 लो। ठीक है, दोनों चीज याद रखना है। कैसे लगता है ये यहाँ पे इसमें दिया हुआ है डायग्राम में, वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए प्लैनेटरी गियरबॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लच लगा हुआ है, इसमें एक वायर निकला हुआ रहता है, ये इसमें सप्लाई आएगी तो इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो पावर है उसको यहाँ पे देना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रंट में पावर आउट हो जाती है। तो 4x4 नॉर्मल सिर्फ हाई के लिए ये काम करता है, और लो के लिए ये ऑपरेट होता है। ठीक है, और ये एफएडी फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्टर इज प्रोवाइडेड फॉर नो लॉस ऑफ इंजन ऑन पावर। ठीक है, ESOF, ये इसमें क्या एफएडी लगा हुआ है फ्रंट एक्सल। जैसे अगर हम 4x4 नहीं लगाएंगे तब तक इसका क्या होता है, बाकी गाड़ियों में इंजन की पावर व्हील से लेके ट्रांसफर केस तक आती रहती है। जैसा हम नॉर्मल सभी गाड़ियों में देखते हैं 4x4 में, कि व्हील रोड व्हील की पावर जब 4x2 में चलता है तो रोड व्हील की पावर रोड व्हील से ड्राइव लेके ऑटोमेटिक व्हील ट्रांसफर केस तक पावर आके घूमती रहता है, उससे जो गाड़ी का जो पावर है वो लॉस होता है। इसलिए इसमें क्या क्या एफएडी लगा दिया गया, मतलब फ्रंट एक्सल को डिस्कनेक्टर लगा दिया गया, जिससे फ्रंट एक्सल में जो पावर है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। कुछ ऐसे एक मोटर लगे हुई एक्चुएटर लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ESOF, इलेक्ट्रिक शिफ्ट ऑन फ्लाई ट्रांसफर केस। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड इसमें जो ट्रांसफर केस है जो मैंने बताया, इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होता है और क्लच से ऑपरेट होता है। ABS इज प्रोवाइडेड, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड, फ्रंट व्हील इंडिपेंडेंट कॉइल सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड। तो फ्रंट व्हील में क्या है, कॉइल सस्पेंशन लगा हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है कॉइल टाइप का, जिसमें कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है। और SRS सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड। देखो सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम मतलब होता है जितने भी हमारे, एक तो हो गए प्राइमरी सिस्टम होते हैं जैसे सीट बेल्ट वगैरह हो गए, प्राइमरी सिस्टम है प्रोटेक्शन के लिए। SRS होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, दैट मीन्स इसके अंदर एयर बैग्स वगैरह आते हैं। तो ये एयर बैग इसमें लगे हुए हैं, 2 एयर बैग लगे हुए हैं इसमें, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, उनके लिए अलग से जो SRS मॉड्यूल लगा हुआ है, ECM लगा हुआ है। तो एयरबैग कितने हैं, 2 हैं, ये माइंड में रखिएगा। बाकी एडवांस व्हीकल में 5 6 7 जितने भी आ रहे हैं। रैक एंड पिनियन टाइप हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, रैक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम है, मतलब रैक मतलब ऐसे लेफ्ट एंड राइट जाता है ना रैक, और बीच में स्टीयरिंग घुमाते हैं, लेकिन वो हाइड्रोलिक असिस्ट है। तो सफारी स्कॉर्पियो दोनों में रैक एंड पिनियन टाइप का हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, सेम है।
स्ट्रेच बेड फॉर पावर स्टीयरिंग सेम बताया हुआ है। गैलरी कूल्ड पिस्टन, अब गैलरी कूल्ड पिस्टन क्या होता है कि इसकी जो पिस्टन रिंग्स है उसके नीचे एक नॉब्स होती है, उसमें क्या जैसे ऑयल का सर्कुलेशन होता है और ऑयल नीचे गिर जाता है, उससे पिस्टन की कूलिंग होती है, इसलिए बोला जाता है गैलरी कूलिंग पिस्टन। अभी मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में से इंक्लूड किया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख के ध्यान देंगे तो काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात हो रही है टर्बोचार्जर की। ठीक है, तो ये है वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर। ठीक है, वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर इसे बोला जाता है। सो ये कैसे काम करता है? प्रोवाइडेड इन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली थ्रू आरईए, रोटरी इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इसको बोलते हैं। आरईए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रोटरी इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इसको बोला जाता है, रोटरी आरईए यहाँ पे लगा हुआ है। और ये टर्बोचार्जर है, इसका एक्चुएटर ये है। इस एक्चुएटर में क्या होता है कि टर्बो को कब बंद और कब चालू करना है ये डिसाइड कौन करता है? ईसीएम डिसाइड करता है। कब करता है? बूस्ट प्रेशर सेंसर और मास एयर फ्लो सेंसर के कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि गाड़ी के मैनिफोल्ड में भी कितना प्रेशर है, और अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया तो टर्बो चार्जर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वीजीटी टर्बोचार्जर। और वीजीटी टर्बोचार्जर काम कैसे करता है? इसका आरईए रोटरी एक्चुएटर है। ठीक है, आरईए रोटरी इलेक्ट्रिक एक्चुएटर से बोला जाता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर सीधा कपलर लगा होता है ईसीएम से। अब ये कैसे काम करता है? इसको वीजीटी वीएनटी भी बोला जाता है, वेरिएबल नोजल टरबाइन, वीटीटी बोला जाता है, वेरिएबल टरबाइन टेक्नोलॉजी, वीटीटी भी बोला जा सकता है, वीजीटी भी बोला जा सकता है। ठीक है, काफी कंपनी अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड करती है, बाकी काम सिर्फ सेम है, काम आप समझ लीजिए। नॉर्मल टर्बोचार्जर था हमारे पास के सीरीज के 2 सीरीज का, उसमें भी एक्चुएटर लगा हुआ था मैनिफोल्ड के ऊपर। जैसे मैनिफोल्ड में प्रेशर बन जाता था तो कम ऑटोमेटिक वो एग्जॉस्ट गैस को डायरेक्ट करता था। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि मेन इसका फंक्शन अगर आपको पूछा जाए तो टर्बो लेग को कम करना। टर्बो लेग क्या है? एक्चुअली होता है ऐसे, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो लेट सपोज जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो उस टाइम ये एग्जॉस्ट गैस से घूमेगा टरबाइन। अभी क्या हुआ, जब गाड़ी स्टार्ट होती है इनिशियली तो हमारे पास क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस बहुत कम होती है, क्योंकि 2 बार तो गाड़ी आरपीएम घूम जाता है स्टार्ट करने में, फिर 4 5 7 सेकंड तक टाइम लग जाता है एग्जॉस्ट गैस को अच्छे से आने में, तब जाके इसको ड्राइव मिलती है। फिर ये ड्राइव मिलने के बाद इधर टरबाइन को ड्राइव मिलेगा, फिर कंप्रेसर कंप्रेस करके एयर को भेजेगा। तो ये जो टाइम लग रहा था इसे बोले टर्बो लैग। क्या बोला जाता है? टर्बो लेग। यानी कि टर्बो चार्जर लगे हुए भी गाड़ी कुछ टाइम तक टर्बो उसका काम नहीं करता। नॉर्मल टर्बो चार्जर का ऐसा ही था, लेकिन इसमें लगाया हुआ है वीजीटी, वेरिएबल जियोमेट्री। देखिए फिन्स लगी हुई यहाँ पे, ये वीजीटी बोला जाता है इन फिन्स को। ठीक है, ये यहाँ पे लगी हुई है, ऑपरेट हो रही है। तो इसको हम डीप में अब समझते हैं कि टर्बो लेग यानी कि शुरू में क्या होता है। ये शुरू में ऑपरेट करता है। आप किसी भी गाड़ी को अगर देखेंगे, जैसे आप स्कॉर्पियो में देख लेना, सफारी में देख लेना, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, टर्बो चार्जर एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। उस टाइम क्या होगा, इस ये एक ऑपरेट होगा ना ईसीएम से, तो ये नोजल सभी नोजल का डायरेक्शन चेंज कर देती है। वेरिएबल वेन्स, ये वेन्स बंद हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, जैसे ऐसे ही बंद है। ओके, और जब खुलेंगी तो ऐसे खड़ी हो जाएंगी। तो शुरू में एक्टिवेट हो जाता है तो सारी बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती है तो क्या करेंगे, सारी एग्जॉस्ट गैस जो आ रही है वो सारी एग्जॉस्ट गैस बाहर नहीं जाएंगी और पूरी इसी को घुमाना शुरू कर देंगी। तो जो टर्बो चार्जर का आरपीएम है, नॉर्मल टर्बो चार्जर का आरपीएम कितना रहता था? 80,000 के समथिंग, 80,000 टू 1,20,000। लेकिन इसका 1.5 लाख के समथिंग होता है, लेकिन आरपीएम उससे कहीं ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें टर्बो लेग खत्म कर दिया हमने। यहाँ पे जब ये सारी बंद हो जाएंगी तो सारी गैस इसको घुमाने का ही काम करेंगी टरबाइन को। जब टरबाइन घूमेंगी तो आपका कंप्रेसर भी घूमेगा और यहाँ से एयर को ज्यादा से ज्यादा इनटेक मैनिफोल्ड में तुरंत भेजना शुरू कर देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी 1 2 सेकंड में ही भेजना शुरू कर देगा। तो इससे क्या हुआ, टर्बोलेग खत्म हो गया। अब टर्बोलेग खत्म हो गया, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई, इंजन की पावर बढ़ गया और फ्यूल कंजप्शन कम हो गया। ठीक है, पोल्यूशन कम हो गया, काफी फायदे हैं। तो आपने समझ लिया कि वीजीटी वीएनटी लाया क्यों गया। ओके, और ये ऑपरेट इसमें सफारी में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली हो रहा है, लेकिन बाकी गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है सोलेनाइट को, मॉड्यूलेटर जैसे बोला जाता है, वो वैक्यूम पंप से ऑपरेट होता है, उसमें वैक्यूम से ऑपरेट होता है और वो यहाँ पे एक एक्चुएटर को ऑपरेट करता है। वो एक्चुएटर बाकी टर्बो चार्जर में कुछ ऐसा रहता है, देखिए आप, सेम एक्चुएटर रहता है, यहाँ पे वैक्यूम आती है और इसको ऑपरेट कराती है। इसका आरपीएम आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्क है।
स्कॉर्पियो और इसके टर्बोचार्जर में। अब दूसरी बात आई ईजीआर की। अब ईजीआर क्या है भाई? ईजीआर मॉड्यूल विथ इंटीग्रेटेड ईजीआर वाल्व एंड कूलर, ईजीआर वाल्व कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली। द मेन फंक्शन ऑफ द ईजीआर मॉड्यूल इज टू कंट्रोल एनओएक्स इमिशन बाय कंट्रोलिंग इंजन पीक टेम्परेचर। ओके, अब इससे आप क्या समझे? देखिए, नॉर्मल ईजीआर क्या करता है? ईजीआर मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यानी एग्जॉस्ट गैस जो है उनको इंजन में वापस भेजना। अब एग्जॉस्ट गैस यहाँ से इन हुई, ओके, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आउटलेट है, सॉरी, यहाँ से इन हो गया, ओके। अब जब इन हो गई एग्जॉस्ट गैस, तो ये ये क्या करता है? जो ईजीआर है, यहाँ पे एक ईजीआर वॉल्व लगा हुआ है जो कि ईसीएम से इसमें डायरेक्ट सप्लाई आता है, ठीक है। ईसीएम इसको क्या करेगा? कब ऑन कब ऑफ करना है ईसीएम डिसाइड करेगा। गाड़ी के टेम्परेचर, काफी पैरामीटर होते हैं, हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे। तो कब ये ऑपरेट होगा तो एग्जॉस्ट गैस को सर्कुलेट कर देगा कहाँ? इनटेक मैनिफोल्ड में। और ये है कूलेंट इन आउट, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा पीक टेम्परेचर होता है। उतने टेम्परेचर में अगर उसको इंजन के अंदर सर्कुलेट कर दिया तो प्री इग्निशन होना कंफर्म है। सो इसलिए उस गैस को कुछ हद तक ठंडा किया जाता है, इस कूलर में से गुजारा जाता है। कूलर से जब गैस जाएगी ना, तो क्या होगा कि इसमें यहाँ से इन होगा कूलेंट का, इधर से आउट होगा। ये ठंडा वाला कूलेंट आता है इसमें रेडिएटर के जस्ट पास से, रेडिएटर में से जो ठंडा हुआ कूलेंट है वो कूलेंट यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है, तो उससे एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ईजीआर काम कैसे करता है? एक्चुअली इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ईजीआर में क्या, जब ये गैस एग्जॉस्ट गैस कहाँ गई? कंबशन चैम्बर के अंदर जाएंगी, तो उस टाइम क्या होगा कि जो फ्रेश गैस है ना, वो उनके लिए थोड़ी जगह कम बचती है, ओके। अब एग्जॉस्ट गैस ने जगह घेर ली, मान लो 10% एग्जॉस्ट गैस चली गई, तो 10% फ्रेश एयर नहीं जा पाएगी वहां पे। और ये एग्जॉस्ट गैस गर्म है तो पतली है, यानी कि कम एरिया में ज्यादा गैस चली जाएंगी, ओके। तो चली जाएंगी, तो जो बाकी 90% गैस है ना, उसमें तो ऑक्सीजन है, लेकिन इस 10% में ऑक्सीजन नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इंजन में जो पावर मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा पीक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यानी इंजन, लेट सपोज 1300 आरपीएम उसका कंबशन चैम्बर का बन रहा था, और 10% जली हुई गैस वापस चली गई, तो 10% तो जलेंगी नहीं। तो क्या हो जाएगा कि इंजन का टेम्परेचर कम रह जाएगा, थोड़ा सा पीक टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है, पीक टेम्परेचर को कम करता है। अब आपको पता है इंजन के अंदर, डीजल इंजन में जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, डीजल पेट्रोल में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एनओएक्स पॉल्यूशन, जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जनरेट होती है, कंबशन चैम्बर के हाई टेम्परेचर पे। तो ये क्या करता है? बहुत ज्यादा, तो एक पीक टेम्परेचर मान लो 1300 है, 1300 पे 1300 डिग्री सेल्सियस बनने पे मानो एनओएक्स बनना शुरू होगा, तो ये क्या करता है? 1300 बनने ही नहीं देगा, 1200 के अंदर ही उसको रखेगा। ये इसका एक्चुअल काम है, किसका? ईजीआर का। कैसे, ये मैंने बता दिया आपको, ओके। अब सफारी में ईजीआर डायरेक्ट ऐसा ऑपरेट होता है, और इसका एक सबसे ज्यादा फॉल्ट भी आता है, अगर ईजीआर के अंदर चोक हो जाता है, गंदा होकर जम जाता है, बिल्कुल जाम हो जाता है, तो क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस टाइम हमें क्या करना है? जो ईजीआर का पाइप गया है 10 mm का, उसको खोल दो, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाती है। और उसको ईजीआर को क्लीन कर लो। ईजीआर को बेसिकली एक एक टाइम बना के 6 मंथ या 8 मंथ में या साल में एक बार तो ईजीआर को क्लीन करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा काला जम जाता है तो ऑपरेट नहीं होता है, फिर ये जाम कर देता है एक्चुएटर को, उसको ऑपरेट नहीं करने देता है, ठीक है। ये मॉडल तो इतना जाम नहीं होता, पुराने वाला बहुत ज्यादा होता था। सो ये हो गया ईजीआर। अब देखो ईजीआर का ऑफ कंडीशन, ईजीआर ऑफ कब होता है? जैसे मैंने बताया ऑन ऑफ ईसीएम करता है, तो ईजीआर कब ऑफ रहेगा? एबोव 3250 आरपीएम, यानी देखो हाई टेम्परेचर पे बंद हो जाएगा, लेस देन 500 आरपीएम, ठीक है। और 500 आरपीएम के नीचे भी बंद रहेगा, ठीक है। यानी 500 आरपीएम और 3200 आरपीएम के ऊपर और 500 के नीचे ऑपरेट नहीं होगा, और उसके बीच में ईजीआर ऑन होता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एबो 98 डिग्री टेम्परेचर, जब कूलेंट का टेम्परेचर 98 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तब बंद हो जाएगा, और 15 डिग्री से कम रहेगा तब भी ये बंद रहेगा। एबो 80% एक्सेलरेशन, यानी 80% एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन जो देते हैं, एक्सेलेटर पेडल होता है ना, उसका हम कितने दबाए परसेंटेज में ईसीएम काउंट करता है, कि हमने कितना परसेंट दबाया, उस हिसाब से इंजन का आरपीएम बढ़ता है। ये कैलकुलेशन करता है, कौन कौन करता है? एक्सेलेटर पेडल, आईएमवी और रेल प्रेशर सेंसर मिलके करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब 80% एक्सेलेटर पेडल हम दबा देंगे तब ही ईजीआर बंद हो जाएगा। लेस देन 0.90 बार एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमोस्फेयर का प्रेशर
0.90 बार से कम होगा तब भी ईजीआर बंद हो जाएगा। अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर बताएगा जो कि ईसीएम के ऊपर लगा हुआ है। व्हीकल आइडलिंग मोर देन, अगर गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया और व्हीकल आइडलिंग मोर देन 28 सेकंड, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया और 28 सेकंड तक वो चल रही है, क्योंकि जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो नॉर्मल 1000-1200 आरपीएम रहता है, आइडियल का 1000 आरपीएम है मानो, तो उसमें ईजीआर एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि 500 से ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन 28 सेकंड तक अगर हमने उसमें कोई हरकत नहीं की, गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं किया, हमने चलाना शुरू नहीं किया, आइडियल में छोड़ दिया, तो ईजीआर 28 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, आई एम श्योर की बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है एफएडी और ट्रांसफर केस। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इसके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इनको हम देखते हैं। एफएडी क्या होता है? ये होता है फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, क्योंकि एफएडी एक एक्चुएटर है, ठीक है, जो फ्रंट एक्सल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कराने का काम करेगा। और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जो 4x4 लो हाई को लगाने का काम करेगी ये मोटर। और ये एक लगा हुआ है इसके अंदर रियर के लिए क्लच, इसके अंदर भी सप्लाई जाती है तभी एक्टिवेट कराता है। और मोटर प्लानिटरी को ऑपरेट कराता है, ठीक है, प्लानिटरी को अंदर बाहर निकालता है, इससे प्लानिटरी गियर इंगेज डिसंगेज होता है। अब आपने ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है। इनका कोऑर्डिनेट कौन करता है? ट्रांसफर केस ईसीएम होता है, टीसीयू जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल ईसीयू। ये ग्लो बॉक्स में फिट होता है, ठीक है, ग्लो बॉक्स यानी कि जो हमारा को ड्राइवर के पैर के पास होता है वहीं पे फिट होता है। अभी क्या होगा, जब ड्राइवर ने 4x4 लो या हाई सेलेक्ट किया तो उस टाइम क्या होगा, जब मान लो 4x2 में, देखिए मैं इसका पहले पढ़ देता हूँ। फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट यूज टू इंगेज या डिसंगेज फ्रंट एक्सल ऑफ द व्हीकल विद ट्रांसफर केस, ठीक है। देखिए विद ट्रांसफर केस फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट एफएडी हैज मोटर टू डू एक्चुएशन ऑफ, ये कि मोटर है जो एक्चुएशन करती है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया कि इसमें सप्लाई आएगा तो एंगेज और डिसंगेज कर देगा पावर को। लेकिन आपने ये बात सोचा है कि एक्सेल में एक साइड से, यानी आपने देखा होगा ये सफारी में राइट हैंड साइड के एक्सेल में होता है, ये फिट होता है यहाँ पे, और यहाँ से अगर पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे यानी रोड व्हील के पावर को हम यहाँ से डिसंगेज करेंगे तो उधर वाले व्हील की पावर ट्रांसफर केस में नहीं जाएगी क्या? ये आपने सोचा है कभी? आपने ऐसा माइंड नहीं लगा यार कि दोनों व्हील जब ड्राइव ले रहे थे तो वहाँ की ड्राइव ट्रांसफर केस में आती है? सभी गाड़ियों में ऐसा होता है, जिससे व्हील को इंजन का पावर लॉस होता है, क्योंकि हम 4x2 में गाड़ी को चला रहे हैं, पीछे के पहिए गाड़ी को धक्का मार के आगे ले जा रहे हैं और आगे के पहिए फ्री में घूम रहे हैं, और वहां से पावर भी ले रहे हो, ट्रांसफर केस तक लाके छोड़ रहे हो उस पावर का जो वेस्ट है। तो आपने ये चीज, चलो ये तो आपको समझ में है, लेकिन ये चीज आपको समझ में आई है कि भाई हम सिर्फ एक साइड के व्हील की पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या उधर वाले व्हील की पावर नहीं जाएगी अंदर तक? क्योंकि ट्रांसफर केस है ये, सॉरी डिफरेंशियल है, पावर तो इन होनी चाहिए। तो भाई फाइनली बात ऐसी है, ये पावर जाती नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। और इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, सो आप समझ सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर केस की। ट्रांसफर केस काम कैसे कर रहा है? जैसे नॉर्मल यहाँ पे इन हो गया है गियर बॉक्स से, तो 4x2 हाई में नॉर्मल गाड़ी जब रहती है तो हम यहाँ से ये पावर यहाँ से आउट होगी और रियर में चली जाएगी, ठीक, फ्रंट में पावर नहीं आएगी। पहले ट्रांसफर केस के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसमें प्लानिटरी गियर सेट लगा हुआ है, ठीक है, एक मोटर लगी हुई है और इसमें दो सेंसर लगे हुए हैं। एक होता है जीरो सेंसर, जीरो स्पीड सेंसर, जो कि ये मेक श्योर करता है कि हाँ गाड़ी खड़ी है, ट्रांसफर केस में कोई स्पीड नहीं है। और एक होता है व्हीकल स्पीड सेंसर, जो सभी गाड़ियों में ट्रांसफर केस पे लगता है लगभग, ये आउटपुट शाफ्ट पे यहाँ पे लगता है कि जो व्हीकल की स्पीड बताता है। वो अलग हो गया, ईसीएम को बताएगा, हमारे डैशबोर्ड पे स्पीड को बताएगा। लेकिन ये जो जीरो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है वो एक्चुअली क्या होता है, इस ट्रांसमिशन कंट्रोल ईसीएम को बताता है कि अभी गाड़ी चल रही है या खड़ी है, या उसकी मतलब उसमें क्या है, जब वो गाड़ी बिल्कुल आप खड़ी कर लोगे, आप सफारी में मेक श्योर करना 4x4 लो या हाई लगाना है तो आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ब्रेक लगा के बिल्कुल खड़ी करनी पड़ेगी तभी लगेगा। क्योंकि जब तक गाड़ी खड़ी नहीं होगी, जो जीरो सेंसर, उसका नाम ही जीरो सेंसर इसलिए क्योंकि वजह स्पीड बिल्कुल नहीं रहेगी, तभी वो सप्लाई देगा ईसीएम को, बताएगा ट्रांसमिशन ईसीएम को कि भाई आप गाड़ी रुक गई है, 4x4 लो हाई लगाने की कमांड दो। फिर कमांड आएगी कहाँ, मोटर को, और लो हाई एक्टिवेट होगा। अब इसमें एक क्लच लगा हुआ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें ये सेम ट्रांसमिशन जो ट्रांसफर केस है वो स्कॉर्पियो में भी है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना। सो
ये इसमें क्या प्लानिटरी गियर सेट है। प्लानिटरी गियर सेट क्या है, सबसे पहले इसमें लो में होता है, जैसे जो पावर इन हुई है सन से वो यहाँ से सीधी आउट होती है और सेम पावर चली जाती है। हम इसका प्लानिटरी का यूज़ नहीं करते और रियर में चली जाती है और 4x2 हाई में गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, यहाँ से लो हाई सेलेक्ट कौन करेगा, लो हाई सेलेक्ट करता है प्लानिटरी गियर। अब लो हाई यानी कि पहले क्या होता है, पावर को ये बढ़ा देता है। ठीक है, अब प्लानिटरी गियर कैसे काम कर रहा है इसमें वीडियो बनाऊंगा स्पेशली आपको, क्योंकि प्लानिटरी गियर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या करेगा, एक बार लो और हाई ऑपरेट करेगा प्लानिटरी गियर सेट, और लो हाई यहाँ से सेलेक्ट होगा और फ्रंट और यहाँ पे जो क्लच है वो इस ड्राइव को इस चेन में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे हमने 4x4 हाई लगाया, आगे ड्राइवर ने सेलेक्ट किया तो उस टाइम क्या हो गया, वो कमांड जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल ईसीएम को और वहां से कमांड आएगी इस क्लच को। ये क्लच इंगेज हो जाएगा और यहाँ जो सप्लाई शाफ्ट के अंदर जो ड्राइव है वो ये पे फ्री गियर है, वो फ्री गियर इस चेन को देगा और यहाँ से फ्रंट में पावर आउट हो जाती है। ठीक है, इतना ही था इसका। एफएडी का अगर आपको और पता करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डीप में बता दूंगा। अच्छा, एचएलए आरएफएफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एचएलए एंड आरएफएफ। इसको बोलते हैं रोलर फिंगर फॉलोअर है। देखिए यहाँ पे एक रोलर है, जब कैमशाफ्ट इसको ऑपरेट करेगा तो ये रोलर घूम जाएगा और इसको वॉल को ऑपरेट करा देगा। लेकिन उस टाइम ये जो फ्री क्लियरेंस बच रहा था ना, यहाँ पे आवाज जिससे आता है, जैसे टैपेट क्लियरेंस बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको क्या करेगा, ऊपर उठ के रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ये होल दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सी नंबर जो जिसको दिखा रहा है, यहाँ से इंजन ऑयल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सफारी स्कॉर्पियो में इधर 12 एचएलए लगे हुए होते हैं, इधर 16 लगे होते हैं। 8 इनलेट कैमशाफ्ट के 8, जैसे देखिए आप एक वॉल के लिए एक एचएलए एक आरएफएफ चाहिए। देखिए आप, दिख रहा है आपको, तो इसमें 8 वॉल हैं, तो 8 वॉल इनलेट में और 8 एग्जॉस्ट के लिए हैं, तो 16 एचएलए होते हैं इसमें। 16 एचएलए और 16 ही आरएफएफ होते हैं। इनकी काउंटिंग भी पूछी जा सकती है। आपको सीधा हिसाब रखना है कि अगर एक वॉल है, एक वॉल के लिए एक एचएलए चाहिए और एक आरएफएफ चाहिए। ठीक है, एक वाल के लिए। अब 2 वाल है तो 2 चाहिए, इस तरह 16 वाल है तो 16 एचएलए और 16 आरएफएफ चाहिए। अब इसका थोड़ा फिजिकली मैं आपको बताऊं, ग्राउंड में एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करें एचएलए की, तो इसमें क्या होता है, 2 ऑयल गैलरी होती है। कैम सॉफ्ट के नीचे एक रहती है और एग्जॉस्ट और इनलेट कैम सॉफ्ट के नीचे एक एक ऑयल गैलरी रहती है। ठीक है, उन ऑयल गैलरी में ऑयल का प्रेशर भरा रहता है। ऑयल का प्रेशर इन एचएलए के होल में जाता है और एचएलए को थोड़ा टाइट रखता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, मेरा वीडियो बुलेट का देखा होगा, तो बुलेट में आपने आवाज आती है गाड़ी को स्टार्ट करने के तुरंत बाद, कट 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 आवाज आती है, देन फिर वो थोड़ी ऑयल का प्रेशर जाने पे बंद हो जाती है। सेम अगर आपने ध्यान दिया हो पुरानी गाड़ी में, सफारी स्कॉर्पियो कोई भी डीजल गाड़ी है, डिजायर वगैरह में, तो गाड़ी स्टार्ट करते ही डीजल गाड़ी में कट 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 करके साउंड आता है, टक टक टक, एंड थोड़ी सी देर बाद, लगभग 1 मिनट बाद वो साउंड चला जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एचएलए, उस टाइम क्या होता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है इनिशियली, तो ऑयल का सफिशियंट प्रेशर यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है। जब ऑयल का प्रेशर नहीं पहुंच पाता तो लेक ऑफ ऑयल ये लूज हो जाते हैं और आवाज करते हैं। लेकिन जैसे इंजन गाड़ी स्टार्ट हुआ, ऑयल पंप को ड्राइव मिला, ऑयल का प्रेशर यहाँ पे गैलरी में बिल्टअप हुआ, तो ये आवाज चली जाती है। लेकिन जब एचएलए चले जाते हैं, एचएलए के जाने का एक ही कारण है, ऑयल की कमी या डर्टी ऑयल। डर्टी ऑयल जब इनमें एक बार चला जाएगा तो एचएलए ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं, परमानेंट खराब हो जाते हैं, और ये काफी महंगे भी है। अगर 16 अगर स्कॉर्पियो सफारी में डालना है भाई, तो लगभग 8000 7,500 से 8,000 आपके लग जाएंगे। ठीक है, काफी महंगे होते हैं। इनका काफी ध्यान रखना है। एंड अगर गाड़ी आपके स्टार्ट करने के बाद भी कट 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 आवाज कर रही है, साउंड नहीं जा रहा है, आप इंजन ऑयल चेंज कीजिए, फिल्टर चेंज कीजिए एक बार, ऑयल सिस्टम को अच्छे से चेक कीजिए। उसके बाद नहीं हो रहा है तो इन्हीं को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सफारी स्कॉर्पियो में ध्यान रखें इस चीज को। आवाज आ रही है टक कट कट कट, तो आप श्योर हो जाइए कि चले गए। लेकिन ऑयल की कमी मैं बता रहा हूँ, अगर ऑयल गैलरी कहीं से ब्लॉक होगी, ऑयल प्रेशर डाउन होगा या ऑयल की ग्रेड खराब होगी, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहले ऑयल सिस्टम को, लुब्रिकेशन सिस्टम को चेक करना है, फिर इनके ऊपर आना है। ओके, तो एचएलए हो गया। कैसे फिट है देख लिया आपने, यहाँ पे ऑयल के प्रेशर से यहाँ पे इसको उठाएगा और इसको टाइट रखेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा सकता है कि इसमें टैपेट एडजस्टमेंट नहीं होता, ऑटोमेटिक एडजस्टर होता है, इसलिए बोला जाता है कि इसमें टैपेट एडजस्टमेंट नहीं होता। अब बात आती है वॉल टाइमिंग की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वॉल टाइमिंग, और अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे का वीडियो हो गया। अगला हमारा सेंसर, ये जैसे मैंने बना रखा हूँ, सेंसर, एक्चुएटर और वॉल टाइमिंग हम कल डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने जो भी भाई हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसके ऊपर जितना मुझसे हो पाएगा मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।